नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज क्लास नंबर 3 होने वाला है और मोस्टली टारगेट है कि 4 से 5 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और पूरा डिटेल, यानी कि डिटेल कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ये आपका सीरीज़ होने वाला, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम लोग जो बात करने वाले कंसेप्ट पे, और आपका जो एग्जामिनेशन यहाँ पर टारगेट किया गया है एएलपी, ठीक है। उसके बाद आपका टेक्नीशियन है, जेई का पेपर है और ग्रुप डी का पेपर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ मतलब इसके अलावा आप अपने स्टेट के एग्जामिनेशन किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भाई बेनिफिशियल ही नहीं, इसके बहुत ही ऊपर लेवल की चीज़ें यहाँ पर आपको दी जा रही है, ठीक है। तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि ये आपको टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको उसको ज्वाइन आउट करना है, जिसमें हर एक अपडेट और हर वीडियो, हर क्लासेस और जो भी कंटेंट वगैरह आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। दूसरी चीज़, इसका अगर आपको लिंक अगर काम नहीं कर रहा हो तो आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर में सर्च करना है फोकस स्टडी विथ अभी, और आपको वहाँ पर जाकर के ज्वाइन आउट कर लेना। 200 स्टूडेंट लगभग अभी तक ज्वाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट चीज़, आप में से जितने भी लोग बिल्कुल बिंदास रहिए भाई कि सीबीटी 1 का जो सिलेबस में आप लोग जो कन्फ्यूज़न हो रखे हैं और सीबीटी 2 एलपी टेक्नीशियन की बेसिक साइंस नहीं, भाई देखिए सीबीटी 2 की सिलेबस हो चाहे सीबीटी 1 की सिलेबस है, ठीक है। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस तो यहाँ मैंने बेसिक लिख दिया, यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है, बस अंतर इतना है कि वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, तो उसको अभी साइड आउट करके रखें, ठीक है। अगर मैं इस जो सीरीज को चला रहा हूँ, यकीन मानिए जब इस सीरीज को ख़त्म करेंगे तो आपका इतना अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा बेस। और साइंस में आपका चाहे किसी भी बुक की बात कर ले, एनसीईआरटी चाहे एग्जाम्पलर, या इसके अलावा आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन का आप जब किताब बना रहे होंगे, लेकिन हाँ अगर आप ना पूरा अगर मतलब कंसंट्रेशन के साथ कॉपी पेन लेकर के अगर आपने इस क्लास को अटेंड किया है तो भाई बेनिफिशियल होने वाला, ठीक है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और कि आप में से जितने भी लोग हैं, जितने नए स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपका एक सपोर्ट भी हमें चाहिए एज अ मोटिवेशन कि वीडियो अगर अच्छा लगे या फिर आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल रही है टू द पॉइंट कंसेप्चुअल, तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करेंगे। और कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन है आपको लगता है वो बताना तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग 3rd क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक हमने जो कंप्लीट किया है फिजिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ हमने चीज़ें देखी है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये है क्या, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए हमने क्या देखा है कि हमने देखा मैटर चैप्टर को, ठीक है। इस आज की जो क्लास है, ठीक है, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और इसके बाद 5वीं जो क्लास होने वाली है, जो हमने पहला और दूसरा क्लास में जो मेहनत किया है, ठीक है, जो चीज़ें हमने समझी है बेसिक से, उन सारे चीज़ों का आउटकम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके, मतलब आप भी अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन उठाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, उसको आप गो थ्रू कर लेते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाता है कि ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमने देखा मैटर्स। मैटर्स में हमने क्या चीज़ें देखा कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है आपके अगल बगल, आपके ब्रह्मांड में या फिर आप जहाँ भी बैठे हो आपके आसपास में जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, अगर उसके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या, एक तो उसके पास क्या है, अपना मास है, और दूसरी चीज़ अगर वो क्या कर रहा है, स्पेस, स्थान को क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पदार्थ होगा, ठीक है। और ये मैंडेटरी नहीं है कि वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, जैसे कि एग्जाम्पल हवा, ठीक। कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है। हमने फिर आगे देखा कि हमने क्लासिफाई किया मैटर्स को 2 पार्ट में। पहले तो उसने हमने कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी चीज़ें देखी, 5 कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हमने देखा मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हमारा फिजिकल था और एक हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम आ रहे हैं उस आज की क्लास के ऊपर, ठीक है, तो बस यहाँ पर आपका बेस बन रहा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने मैटर्स को 3 पार्ट में रखा कि मैटर का जो है 3 रूप है, ठीक है, हालांकि 4 रूप, मतलब 5वां रूप भी अब मतलब आप बोल सकते हो, लेकिन हमें सिलेबस में 3 रूप तक की चीज़ें पढ़नी है। सॉलिड, लिक्विड और गैस हमने देखा, ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, एक मैटर है, और इसको हमने बहुत डिटेल में चीज़ें खत्म की है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो सॉलिड है मतलब मैंने बोला था कि ये मानव है, ह्यूमन बींग्स है, इसका ही 3 रूप हमने बोला था, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, ठीक है। अब कैसे मेल का फीमेल बन जाना, ठीक है, और फीमेल का ही मेल बन जाना, ठीक। उसी प्रकार चिल्ड्रन का फीमेल बन जाना और फीमेल का चिल्ड्रन बन जाना, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब सॉलिड का लिक्विड बन जाना, ठीक है, और लिक्विड का सॉलिड बन जाना।
ये क्या है, कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन। तो इसको ही हम लोग समझेंगे और इसमें जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस का भी एक नाम होता है, उसको भी समझेंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आखिर ये मेल्टिंग पॉइंट होती क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, सब्लिमेशन क्या होती है, ये हर एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक ये समझ में आ गया कि हमें पढ़ना आज क्या है, क्या कैसे कैसे चीज़ें आज चलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आपका जो सवाल बनता है, सबसे पहला चीज़ कि जो प्रोसेस होती है, जैसे कि ये आपका सॉलिड है, ठीक है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है और ये एक स्टेट और है आपका। जैसे मैंने कहा कि 5 रूप है मैटर्स की और जिसमें से हमने 4 रूप यहाँ दिखाई है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ मैंने लिख दिया है। हमें मेन यहाँ पर 3 चीज़ पर फोकस करना है। ठीक, अब जब आप सॉलिड का फिगर देख रहे होंगे तो देखिए सॉलिड क्या है, मैटर है। ठीक है, मैटर है यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पर जब आप पार्टिकल्स, मैंने बताया है सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, छोटे छोटे मतलब जो साइज होते हैं पार्टिकल को क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कहाँ, सॉलिड में। फिर हमने लिक्विड में देखा कि जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली सॉलिड क्या होता है, वीक होता है। फिर हमने गैस में जब देखा तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब गैस पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ही कमज़ोर या फिर नेग्लिजिबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। तो अब सॉलिड का लिक्विड में बन जाना, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में बन जाना और लिक्विड का सॉलिड बन जाना। ठीक, उसी प्रकार लिक्विड का सॉलिड गैस बन जाना और गैस का लिक्विड बन जाना। नेक्स्ट, सॉलिड का गैस बन जाना और गैस का सॉलिड बन जाना। ये एक प्रोसेस के तहत होती है और ये चीज़ें कैसे होती है और उनको हम पूरा डिटेल समझेंगे, टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट को भी यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले जब सॉलिड, ठीक है, जब लिक्विड बन जाता है, यानी कि सॉलिड का एग्जांपल आप समझे बर्फ से, यानी कि आइस क्यूब से, और जब ये लिक्विड बन जाता है यानी कि पानी, यानी कि जब ये वाटर बन जाता है। ठीक है तो जब सॉलिड लिक्विड बनता है तो हम इसे कहते हैं, देखिए जब सॉलिड का आप एरो साइन देखेंगे, सॉलिड का लिक्विड बनना इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं गलन, या फिर और भी इसको एक नाम दिया जाता है फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम चलेंगे डिटेल में कि ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूज़न क्या है, सब चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। लेकिन आपने कई बार देखा है कि लिक्विड का सॉलिड बन जाना, जैसे कि आपने पानी को एक आइस क्यूब में जब पानी रखते हैं फ्रीज़र के अंदर तो कुछ देर के बाद वो पानी क्या होता है, सॉलिड का फॉर्म में आ जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है फ्रीजिंग, या फिर उसी को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन, और हिंदी में हम उसे कहते हैं जमना। ठीक है, कोई भी चीज़ जब जम जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जमना, या फिर सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, लिक्विड का गैस बन जाना। ठीक है, लिक्विड का क्या है, गैस बन जाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखिए जब लिक्विड गैस बन जा रही है तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और जब गैस का लिक्विड बन जाना उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, गैस जब लिक्विड बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें समझेंगे कि ये हो कैसे रही है। ठीक है, अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ। फिर आपका जो है कोई भी सॉलिड है, यानी कि कोई सॉलिड का एक टुकड़ा, यानी कि कपूर, ठीक है, या नेपथलीन की जो गोली होती है जो आप कपड़ों वगैरह में रखते हैं, वो आपने देखा है कि जब आप उसे हाथ में रखेंगे कपूर को तो कुछ देर के बाद ये कपूर का जो साइज आप देखते हो थोड़ा कम हो जाता है और कुछ देर बाद वो कपूर आपके हाथ से गायब हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वेपराइज, मतलब कि गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन आपका हाथ कभी भी वहाँ पर भींगा वो महसूस नहीं होता है, मतलब कि वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं बदलता है वो कपूर, ना ही वो नेपथलीन, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और डायरेक्ट कोई भी चीज़ का गैस से सॉलिड का हो जाना उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। ठीक, अभी हम आएंगे, इसको समझेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस, ये सब कुछ समझेंगे। नेक्स्ट, गैस का प्लाज्मा में बदल जाना। ठीक है, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन, यानी कि आयनीकरण, और प्लाज्मा का गैस में यानी कि अनआयनीकरण। अब आते हैं धीरे धीरे चीज़ों पर। ये था सॉलिड, यानी कि आइस क्यूब है। ठीक है, ये फिर पानी में आ गया और फिर ये धीरे धीरे गैस में चेंज हो गया और ये फिर प्लाज्मा। ये बर्फ था, हमने यहाँ पर हीट दिया, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये बर्फ क्या चीज़ आ गया, पानी में आ गया, यानी कि मतलब यहाँ पर अब आपने पानी को 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो ये गैस में चेंज हो गया। अब जब आपने गैस में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हीट दिया तो ये प्लाज्मा का चेंज हो गया। मतलब कि टेम्परेचर आपने अगर इंक्रीज करते चल गए तो सॉलिड लिक्विड में बदल गया, लिक्विड गैस में बदल गया और गैस प्लाज्मा में बदल गया। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज करते चले गए तो प्लाज्मा आपका गैस में चेंज हो गया। फिर आपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया तो वही गैस आपका वाटर में चेंज हो गया। और जब और भी टेम्परेचर आपने रिड्यूस किया तो यही वाटर आपका सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है,
तो अब देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आया, थोड़ा सा एज ए एग्जांपल मैंने अभी दिया, ठीक है। अभी तो हम लोग पूरा डिटेल एग्जांपल के साथ चलेंगे। यही सेम कंडीशन जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और प्रेशर को जब डिक्रीज करेंगे तो इसका जो इंटर कन्वर्जन होता है उस पर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। अब चलते हैं पहला यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर के इफेक्ट को समझते हैं। यानी कि पहला जो हमारा जो कंडीशन है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि सॉलिड जो है ये आपका बर्फ यानी कि ये है आपका आइस, और ये चेंज हो गया आपका पानी में, ठीक है। ये क्या चीज़ चेंज हो गया, ये आपका पानी में हो गया यानी कि वाटर में चेंज हो गया। अब इस आइस का लिक्विड में बदल जाना यानी कि इस सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। गलना इसे कहते हैं या फिर इसी को हम फ्यूजन भी नाम देते हैं, ठीक है। अब कुछ भी चीज़ का जब कन्वर्जन होता है, एक चीज़ आप माइंड में रखें, जब भी कोई चीज़ का कन्वर्जन हो रहा, मतलब यहाँ जैसे कि आपका सॉलिड है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, आपका सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ आपका लिक्विड है। आपके सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना या फिर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक, दो चीज़ हो सकता है। या तो आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, या फिर आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं दोनों आपस में। तो ये कैसे होता है, होता क्या है कि सॉलिड क्या है आपका एक मैटर है, ठीक है, और लिक्विड भी क्या है आपका मैटर है, ठीक है। आपको पता है मैटर क्या चीज़ से बना होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। स्मॉल पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती है वही डिसाइड करती है कि वो मैटर सॉलिड है स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में। मतलब कहने का क्या है कि ये जो सॉलिड है इसके जो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब इनके बीच, इनके जो पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या देखा गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होते हैं, स्पेस थोड़ा प्रेजेंट होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉलिड क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। फिर हमने गैस में जब देखा तो गैस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच जो स्पेस, और भी ज़्यादा स्पेस हमें देखने को मिला, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर जीरो देखने को मिला, ठीक है। मतलब कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड को में चेंज करना, अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें करना क्या होगा, सॉलिड की जो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है उसकी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करनी पड़ेगी। मतलब कि हमें सॉलिड टू लिक्विड करना है तो लिक्विड का जो पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या है, उसके बीच स्पेस है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बीच स्पेस कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है। तो सॉलिड टू लिक्विड करना है तो इसकी पार्टिकल के प्रॉपर्टी को क्या करना है, चेंज करना है। मतलब इसके पार्टिकल के प्रॉपर्टी के बीच क्या करना होगा, हमें कुछ स्पेस लाना होगा। दूसरा क्या करना होगा, हमें इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करना होगा। समझे या नहीं समझे, फिर से एक बार देखिए, कोई भी कन्वर्जन जब हो रहा है यानी कि सॉलिड टू लिक्विड कोई भी चीज़ अगर हो रही है, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ता है, जो सॉलिड की जो पार्टिकल्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करनी पड़ती है। और अगर हमें लिक्विड टू सॉलिड करना है तो लिक्विड की जो पार्टिकल उसकी प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करनी है। जैसे कि हमने यहाँ फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ सॉलिड है आपका, सॉलिड क्या है, मैटर है, लिक्विड क्या है, मैटर है। मैटर में हमने क्या बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ की जो कण की क्या होती है प्रॉपर्टीज, आपको मैंने बताया ये मूवेबल होते हैं, इनके बीच स्पेस होते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। ये सारी चीजें हमने देखी है पहले के क्लासेस में। तो हमने क्या बोला कि जब भी कोई मैटर का स्टेट अगर हमें चेंज करना है, मैटर का स्टेट चेंज करना है, मतलब उसके रूप को चेंज करना है, लड़का से लड़की, लड़की से लड़का, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इंसान की अगर बात कर ले तो ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी बना होता है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो सेल की जो प्रॉपर्टीज होगी उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, तो ये सेल से बना हुआ, ये भी सेल से बना हुआ। अब इसकी जो सेल की प्रॉपर्टीज है ये अलग है और इसकी सेल की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है, ठीक है। इसमें कुछ अलग हार्मोन बन रहे हैं, इनके बॉडी में कुछ अलग हार्मोन बन रहे हैं, इसके बॉडी में कुछ अलग ग्लैंड है, इनके बॉडी में कुछ अलग ग्लैंड है। तो अगर इस मेल को अगर फीमेल बनाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, फीमेल की जितनी भी सेल की जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल में भी लाना होगा। यानी कि इसकी जो सेल की प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो सॉलिड जो है उसको अगर हमें लिक्विड करना है तो लिक्विड की जो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वही पार्टिकल की प्रॉपर्टीज जो है वही हमें सॉलिड की जो पार्टिकल है उसकी भी प्रॉपर्टी को करनी होगी। लेकिन
क्या है कि सॉलिड की जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो हमें अगर लिक्विड में करना है तो इसके बीच क्या करना पड़ेगा, स्पेस लाना होगा, यानी इसके बीच सॉलिड के पार्टिकल के बीच क्या करना होगा, स्पेस को लाना होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास दो यंत्र है, एक तो है आपके पास टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा आपके पास है प्रेशर। क्लियर? ये बहुत डिटेल में चल रहा है हम लोग, ताकि अभी जैसे ग्रुप डी का पेपर हुआ था स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन अब आपके छूटने वाले नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे चीज़ें, अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू चलेंगे। उसी प्रकार अगर आपको लिक्विड से, चलिए गैस पे चलना है, देखिए लिक्विड से अगर आपको गैस पे चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लिक्विड के जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक, और जो गैस की पार्टिकल की प्रॉपर्टी है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब लिक्विड को अगर गैस बनाना है, ठीक है, लिक्विड को अगर गैस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैस के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस अधिक है और उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जीरो है या फिर नेग्लिजिबल है या फिर नगण्य है। तो उसी प्रकार हमें लिक्विड के पार्टिकल के भी प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा, चेंज करने का, सेम गैस की पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की तरह करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इसके बीच जो स्पेस है वो अधिक करना होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑलमोस्ट जीरो या फिर नगण्य या फिर बहुत ही कम कर देना होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने एक आइस, अब हम पहला जो हमने कंडीशन लिया है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, इसे ही हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है, गलना, गलना। और इसी में हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, एक टेम्परेचर पे जो चीज़ें होगी उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक, आगे चलेंगे समझेंगे उसको। लेकिन पहले समझते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब कैसे होता है, एग्जाम्पल देखिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है हमें, हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, एक आइस क्यूब ले लिया है, 1 kg का एक आइस क्यूब है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बर्नर ले लिया, नीचे से आग लगाएंगे हम लोग। उसके बाद हमने एक थर्मामीटर लिया है, स्टैंड से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, जिससे हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने में आसानी होगी। और यहाँ पर ये आपका एक ग्लास है, ठीक है, ये आपका मेजरमेंट मतलब कि एक्सपेरिमेंट का जो भी आपका इक्विपमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। ये आपका स्टैंड है, ये आपका थर्मामीटर है, ये आपका ग्लास है, ये आपका क्यूब है इसके अंदर, ये यहाँ पर टेबल है और नीचे बर्नर है। क्लियर? हमने क्या किया, बर्नर से हमने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है। जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड किया, ये आइस, चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही हमने, आपका जो इनिशियल जो टेम्परेचर है 1 kg आइस का, वो -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कितने टेम्परेचर, आपको फिगर मैंने दिखा दिया। जब इनिशियली, जब अभी हमने बर्नर ऑन नहीं किया, ठीक है, उस केस में आइस का जो टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक। जैसे ही हमने बर्नर ऑन किया, ऑन करने के बाद हमने क्या देखा कि उसका जो टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर क्या हुआ, -4 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने उसमें थर्मामीटर लगा रखा। देखिए हमने इसमें क्या किया है, थर्मामीटर लगा रखा। इस थर्मामीटर ने हमें बताया कि जो आइस 5 डिग्री सेल्सियस थी, -5 डिग्री सेल्सियस थी, जैसे ही हमने बर्नर ऑन किया, अब इसकी टेम्परेचर क्या हो गई, 4 डिग्री सेल्सियस हो गई। फिर 1 सेकंड के बाद, चलिए इस समय को -5 से -4 होने में मान के चलते हैं 1 मिनट लगा, ठीक है। फिर फर्दर 1 मिनट के बाद हमने क्या देखा कि ये -4 डिग्री सेल्सियस हो गया है -3 डिग्री सेल्सियस में। फिर से हमने क्या देखा, 1 मिनट के बाद ये -3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। और फिर से 1 मिनट के बाद हमने देखा ये -2 डिग्री सेल्सियस -1 डिग्री सेल्सियस हो गया। और फिर 1 मिनट के बाद हमने देखा ये -1 डिग्री सेल्सियस जो है आपका, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5वां मिनट में हमने देखा क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस क्यूब का जो टेम्परेचर क्या हो गया, देखिए -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 और -1 डिग्री सेल्सियस हमने देखा। और फिर हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो एक एक मिनट के दौरान 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने देखा क्या घटते हुए। और ये हमें कैसे पता चला, तो हमने उसमें थर्मामीटर लगा रखा था, ठीक। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंची, उसके 1 मिनट के बाद 0 डिग्री सेल्सियस के बाद कितना हो जाना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। फिर 1 मिनट के बाद 2 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। फिर 1 मिनट के बाद कितना होना चाहिए, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उसके 1 मिनट के बाद भी टेम्परेचर जो रीडिंग कर रहा था थर्मामीटर, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा था, ठीक है। और फिर फर्दर 1 मिनट के बाद वो थर्मामीटर वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाया। फिर से 1 मिनट के बाद जब हमने देखा तो वो टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा जो दिखाया गया वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाया गया। इसका मतलब क्या, हमने बर्नर को बंद कर दिया, नहीं, या फिर हमारा थर्मामीटर खराब हुआ, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सही है, बर्नर भी ऑन है। लेकिन ऐसा क्यों, फिर हमने 1 मिनट के बाद देखा तो हाँ, अब जो है थर्मामीटर रीडिंग्स हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 मिनट के बाद 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, फिर फाइनली इस तरह से चीज़ें चलती चली स्मूथ वे में।
तो ये चीज़ को हम यहाँ समझते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या, आखिर ये यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर इंक्रीज क्यों होते हुए नहीं दिखाई दी। इसका रीज़न क्या है, हमने क्या कहा कि कोई भी अगर हमें स्टेट को चेंज करना होता है, ठीक है, हमने क्या कहा था कि अगर हमें स्टेट को चेंज करना है सॉलिड टू लिक्विड तो हमें क्या करनी पड़ती है, इसकी सॉलिड की जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। मेनली हमें क्या करना है, इसके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। तो सॉलिड टू लिक्विड करना है तो इसमें हमें क्या करना है, पार्टिकल के बीच क्या करना है, स्पेस लाना। अब ये स्पेस कैसे आएगा, देखिए दो चीज़ है यहाँ पे, सॉलिड की ये पार्टिकल है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। अब इनके बीच हमें क्या करना है, स्पेस लाना है। ये कैसे स्पेस आएगा कि जब तक हम इस पार्टिकल के ऊपर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ना ले आए, मतलब इसमें हम कुछ गतिज ऊर्जा ना ले आए। तो ये हम कैसे ला रहे थे, हीट दे करके, ठीक है। तो जब आपने देखा -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में था जो आइस, अब उसका टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस आपने देखा 1 मिनट के बाद, -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने देखा। तो ये जो आपने टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए देखा आपने, तो इस मतलब इंक्रीज होते हुए आपने जो देखा, ठीक है, -5 से -4 -3 जो आपने इंक्रीज होते हुए टेम्परेचर देखा, क्योंकि आपने हीट दिया, हीट एनर्जी दिया, हीट एनर्जी के देने के कारण इस जो पार्टिकल के बीच में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही -2 -1 डिग्री सेल्सियस और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल के पास आ गई। मतलब कि जितना मैक्सिमम आपको चलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी इस पार्टिकल को भी दे दिया गया कि अब जो है काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपको पता है सॉलिड स्टेट में हमने क्या पढ़ा है कि उसकी जो पार्टिकल जो होती है वो क्या करते हैं आपस में, उसमें मूवमेंट नहीं होता, वो वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है, तभी तो वो सॉलिड फॉर्म है ना। इसीलिए अभी तक जो बर्फ जो है, बर्फ का टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ लेकिन बर्फ अभी पानी में चेंज नहीं हुआ, उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई अभी 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये जो हीट ने क्या बोला, हीट ने बोला क्या कि भाई जितना मुझे मतलब जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें मैक्सिमम करनी थी हमने कर ली, मतलब इसके पास जितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए हमने दे दिया। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पर जो आपने देखा, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, इस 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ तक जो आपने हीट बर्नर से जो आपने हीट दिया, ये हीट क्या किया, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था उसको कम करने में ये 3 मिनट जो दिया यहाँ गया टाइम, जो हीट एनर्जी जो यहाँ हीट जो दिया जा रहा था 3 मिनट तक, जो थर्मामीटर रीडिंग नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि ये हीट उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज ना करके उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था उनके बीच, उसको क्या किया, ओवरकम किया, मतलब उसको कम किया। अब जैसे ही इतना कम कर दिया कि अब क्या है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी भागने के लिए उसने उतना काइनेटिक एनर्जी दे दिया था और फाइनली उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी उतना कम कर दिया जिससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल थोड़ा सा उसके बीच में स्पेस आ गया। और यही प्रॉपर्टीज किसके पास होती है, लिक्विड के पार्टिकल के पास होती है कि नहीं। लिक्विड के पार्टिकल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, चलिए देख लेते हैं। ये सब चीज़ें हमने पहले क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में देखिए स्पेस थोड़ा सा होता है, ठीक है, और उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल के पास भी हमने वही किया। कैसे किया, सबसे पहले हमने -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से सबसे पहले हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम किया, ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से 3 मिनट तक 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 3 मिनट तक हमने क्या किया, हीट एनर्जी तो दिया, लेकिन ये हीट एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज ना करके क्या किया, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, यानी कि उसके जो बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको डिक्रीज कर दिया। और फाइनली इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया कि उन दोनों के बीच, मतलब जो क्लोजली पैक्ड था उनके बीच कुछ थोड़ा स्पेस आ गया। और फाइनली अब जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस को देखने को मिला, मतलब अब जो बर्फ पूरा कंप्लीटली पानी में पिघल गया, ठीक है। तो ये जो 3 मिनट तक जो थर्मामीटर रीडिंग शो नहीं कर पाया, ठीक है, इसी कारण, क्यों, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रहा था। ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस 0, हालांकि हम तो हीट दिए जा रहे थे लेकिन थर्मामीटर नहीं रीड कर पाए, क्योंकि ये हीट का नाम होता है लेटेंट हीट, यानी कि छुपी हुई ऊर्जा, ठीक है, छुपी हुई ऊष्मा, ठीक है, छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। और ये छुपी हुई ऊष्मा इसलिए क्योंकि थर्मामीटर से ये छुपी हुई थी। थर्मामीटर अगर इसको माप लेता तो इंक्रीज होता हुआ दिख जाता हमें, यहीं पर 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस यहीं पर दिख जाता, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं दिखा, हमें यहाँ पर दिखा, क्योंकि इतना जो हीट था, ये हीट क्या कर रहा था, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
ओवरकम कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। इतना भी ओवरकम नहीं कर दिया कि वो बिल्कुल ही मतलब एक दूसरे के पोजीशन उसके बिल्कुल अलग हो जाए, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ, कोई मॉलिक्यूल्स वहाँ, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ, इतना भी नहीं किया। इतना ओवरकम कर दिया कि उनके बीच थोड़ा स्पेस आ गया। मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टीज सॉलिड के पार्टिकल के पास भी आ गई। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते चला गया। तो ये जो है आपका सॉलिड टू लिक्विड बनना, तो ये कैसे जो हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड टू लिक्विड को बनना, इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, या फिर इसी का नाम दिया जाता है एक डेफिनेशन में मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू अ लिक्विड, ठीक है, वह न्यूनतम टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में देख लेते हैं, फिर से इसे समझेंगे भी। जिस न्यूनतम तापमान पर, ठीक है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो अब हमें ये बताइए कि वो कौन सा टेम्परेचर है, मतलब वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है जहाँ पर जो सॉलिड है पिघल कर मेल्ट्स कर क्या हो गया, लिक्विड बन गया था। तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर दिया गया था, बिल्कुल डिक्रीज कर दिया गया था, उसके ओवरकम किया गया था। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, वो क्या हो गया था, फाइनली जो सॉलिड मेल्ट्स कर गया लिक्विड पर। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है। ठीक है, केल्विन में पूछा जाएगा तो 273 केल्विन। ठीक है, अब ये 273 केल्विन कन्वर्जन वगैरह हम लोग हीट फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट है आपका। अब इतना समझाने के पीछे लॉजिक क्या है, केवल एक लाइन है जो एनसीईआरटी में लिख दिया गया था, इसको समझाया नहीं गया, बस इसको एक लाइन में लिख दिया गया। चलिए देखते हैं वो क्या है। देखिए यहाँ एनसीईआरटी में, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही लाइन है, हिंदी में ले ले चाहे इंग्लिश में ले ले, एनसीईआरटी में लिखा गया है। और ये स्टेटमेंट जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे तो सेम एज इट इज यही क्वेश्चन भी डला हुआ है। ठीक, तो लिखा हुआ क्या है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मतलब किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब ये कहने का अर्थ क्या है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो भी देखिए। कहने का मतलब ये है कि जो मेल्टिंग, किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये बताता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है सॉलिड का, 0 डिग्री सेल्सियस, ये वो बताता है कि उस सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड का लिक्विड बनना यानी कि उसके पार्टिकल के प्रॉपर्टीज का हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमें ये इंडिकेट करता है, हमें ये दर्शाता है कि उनके पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना अधिक है या कितना कम है। मतलब मेनली जो मेल्टिंग पॉइंट क्या बता रहा है, पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बताता है। तो यही सवाल आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे आपको भरना था, यहाँ पर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब पार्टिकल के बीच जो स्पेस है उसको क्या है, उसको इंडिकेट करता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो बिल्कुल नहीं, मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। समझे या नहीं समझे, मतलब कि जो टेम्परेचर को थर्मामीटर रीडिंग नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि हमें देखिए सिंपल सी चीज़ है, दो पार्टिकल्स है, ठीक है, सॉलिड की दो पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। अब ये लिक्विड का पार्टिकल क्या है, देखिए लिक्विड के पार्टिकल क्या होती है, इस प्रकार होती है, उनके बीच स्पेस होती है, और हमें लिक्विड बनाना है सॉलिड को, तो हमें क्या करना है, स्पेस लाना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। कैसे किया, टेम्परेचर दे दे करके, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने पूरा काइनेटिक एनर्जी उसको मैक्सिमम दे दिया। अब हमें क्या करना था, ये तब तक ये क्या करनी थी, इस समय पूरा ये अपने आप में यहाँ पर पूरा वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये मूव नहीं कर पाए क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल का नेचर है, ये मूव नहीं करती, अपने पोजीशन में वाइब्रेट करती है, इसलिए तो इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, हमने देखा है पिछले क्लासेस में। लेकिन अब हमने जो हीट दिया वो हीट एनर्जी बोला कि अब हम इसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो आपको दिखा, थर्मामीटर ने ये रीडिंग नहीं किया, ये टेम्परेचर ने क्या किया, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको ओवरकम कर दिया, और फाइनली यही मॉलिक्यूल अब इस प्रकार से आपको देखने को मिल गया, इसलिए ये सॉलिड जो है आपका लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया आपका, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में जो लग रहा है उसको इंडिकेट करता है आपका मेल्टिंग पॉइंट।
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नॉन है। देखिए यही मेल्टिंग का जो मतलब कि सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट हो जाना, इसी को कहा जाता है फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, लेटेंट हीट से आपको ये समझ में बस इतना समझना है, क्योंकि ये फिजिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट। हीट एक चैप्टर ही है आपको, ठीक है, जो आप CBT 2 में देखते हैं कि हीट एक स्पेसिफिक चैप्टर मेंशन किया गया। लेटेंट हीट क्या है? वो हीट जो छुपी हुई है, जिसे हम क्या करते हैं, मेजर नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम मतलब कि जो टेम्परेचर थर्मामीटर उस टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाता, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे आपने देखा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। हालांकि हम लोग यहाँ पे तो हीट दिए जा रहे थे, लेकिन थर्मामीटर हमारा रीडिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये हीट क्या किया था, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लग गया था, और ये छुपी हुई हीट थी। क्यों छुपी हुई थी? क्योंकि इससे ये छुप गई, इसलिए इसका नाम दिया छुपी हुई हीट, इसलिए इसे कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का डेफिनेशन और भी है कि 1 kg बर्फ को, यानी फिर 1 kg आइस को, ठीक है, एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब उसको क्या कर दिया जाता है, उसके स्टेट को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन मतलब मेल्ट कर जाना, कोई भी चीज़ का पिघल जाना। हम लेटेंट हीट पर अभी नहीं जाना चाहते हैं, बस लेटेंट हीट आपको इतना समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। वो छुपी हुई एक उष्मा है। कैसे वो छुपी हुई? आपने देखा कि वो थर्मामीटर उस टेम्परेचर को मेजर ही नहीं कर पाया। आप आग लगाए हुए थे, लेकिन टेम्परेचर फिर भी थर्मामीटर का नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम या फिर डिक्रीज करने में लगा हुआ था, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर छूट गया, आपसे पूछा जाता प्रेशर का इफेक्ट भी, ठीक है। प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपको याद रखना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो आपका डिक्रीज हो जाता है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है, विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है, लिखेंगे आप लोग, सबको नोट डाउन करेंगे। विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहला आपका टर्म्स कंप्लीट होता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो सॉलिड से हम लोग लिक्विड बना रहे थे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड जो बना रहे थे, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है। फ्यूजन प्रोसेस भी आपको देखिए, फ्यूजन भी मिलेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये मेल्टिंग की बात हो रही है। अब हम चलेंगे कि लिक्विड से सॉलिड बनाना, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनाना यानी कि फ्रीजिंग, यानी कि सॉलिडिफिकेशन। अगर ये चीज़ क्लियर है तो ये फिर बहुत आसानी से हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में हमें बताया गया है क्या, कि हमने जो लिया है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। देखिए ये इतना डिटेल इसलिए चल रहा है, पहले ही हमने कहा कि ये चैप्टर केमिस्ट्री का बेस है। जब पीरियोडिक टेबल आप पाएंगे, मेटल्स नॉन मेटल पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, डिक्रीज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना, तो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना या घट जाना। तो ये पहले समझते ले कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ गया ना कि मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है। मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, मतलब उनके, देखिए कोई भी चीज़ का मेल्ट हो जाना मतलब सॉलिड, कोई भी चीज़ मतलब सॉलिड का लिक्विड हो जाना, ठीक है, बर्फ का पानी में बदल जाना, बर्फ का पानी में बदल जाना, ठीक है, बर्फ का पानी में बदल जाना। ये आपका बर्फ क्यूब है, ये पानी में बदल गया, यानी इसके बीच जो मॉलिक्यूल्स के इसके जो पार्टिकल्स है उसकी प्रॉपर्टी को आपने क्या किया, चेंज किया विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। आपने क्या क्या, उसके बीच जो स्पेस थे, उसके पार्टिकल के स्पेस को इंक्रीज कर दिया और उसके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया। तो यही मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक है, क्लियर है। जब भी आपको बोला जाए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देना, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपने डिक्रीज कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट आपने डिक्रीज कर दिया, मतलब उसकी गलने की जो टेम्परेचर जो है उसको आपने क्या कम कर दिया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज हो जाना, मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ जाना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके बारे यहाँ पर बात की जा रही है। ये क्लियर है कि नहीं? अब हम चलेंगे फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग का मतलब क्या था, फ्रीजिंग का मतलब क्या है, हम इस फिगर्स में देखेंगे। फ्रीजिंग का मतलब ये है कि लिक्विड का सॉलिड बना। फ्रीजर में आपका फ्रीज में क्या होता है, आपका फ्रीजर होता है, वो क्या करता है, जब आप पानी को रखते हो तो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में बर्फ का बन जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फ्रीज, मतलब लिक्विड का सॉलिड बन जाए। अब हम उल्टा करने वाले, पहले हमने क्या, सॉलिड को लिक्विड में बनाया, बर्फ को पानी में बनाया, ठीक है, अब हम पानी को बर्फ में बदलेंगे। तो ये क्या करना होगा, देखिए हमने इसके लिए क्या किया, सबसे हमने सॉलिड को, ठीक है, देखिए सॉलिड को हमने लिक्विड बनाने के लिए क्या किया, हमने हीट दिया, हीट एनर्जी हमने दिया था। अब हमने जितना हीट एनर्जी दिया, ठीक है, जितना हमने हीट एनर्जी दिया सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, अगर हम उतना ही हीट एनर्जी अगर हम बाहर निकाल लें, ठीक है, उतना ही हम अगर हीट एनर्जी बाहर निकाल लें तो आपका जो है अब लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपका बर्फ का टुकड़ा था, ठीक है, इसमें आपने बर्नर से हीट दिया, ठीक है, मान लेते हैं 5 किलो जूल हीट दिया, तब जाकर ये जो बर्फ था ये आपका लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है।
5 किलो जूल आपने हीट दिया, तब ये जाकर के लिक्विड पानी में चेंज हो गया, यानी कि ये सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो पानी है, ये जो है पानी यानी कि लिक्विड फॉर्म में, अब हमें इसे सॉलिड के फॉर्म में देना है। तो ये कैसे होगा, इसमें हमने क्या किया था, सॉलिड में 5 किलो जूल हमने क्या किया था, दिया था। लेकिन अगर हम इस लिक्विड से 5 किलो जूल, ठीक है, इस प्रकार से अगर रिलीज कर दें, ठीक है, 5 किलो जूल अगर हम बाहर कर दें, तो यही लिक्विड क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हीट एनर्जी को रिलीज आउट करना है। क्लियर और नॉट। तो हीट एनर्जी को आपको बाहर करना है, मतलब यहाँ आप फिगर देखें, सबसे पहले समझें कि मेल्टिंग मतलब क्या, आपने समझा, सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में कोई भी चीज़ का मेल्ट हो जाना। और मेल्टिंग क्या इंडिकेट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। वहीं अगर आपसे बोल दिया जाए फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ फ्रीज हो जाना। फ्रीज हो जाना मतलब लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। फ्रीजर का आपका क्या करता है, पानी को फ्रीजर में रखते हो तो क्या करता है, वो बर्फ बना देता है, यानी उसको फ्रीज आउट कर देता है। तो अब हम चलते हैं सॉलिड का लिक्विड में बनना, यानी मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का लिक्विड, यानी कि हमने क्या किया था इसमें, एक मिनट मेरे भाई, हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि सॉलिड से, आप इस फिगर में देखिए, सॉलिड का लिक्विड बन जाना। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड बन जाना मतलब सॉलिड लिक्विड कैसे बन रहा था, हम लोग हीट एनर्जी दे रहे थे, यानी कि वो हीट एनर्जी मतलब कि हमने बर्नर से आग लगाया, यानी कि सॉलिड क्या कर रहा था, एनर्जी को गेन कर रहा था, हीट एनर्जी गेन कर रहा था। अब हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना है, यानी कि हीट एनर्जी को क्या करना है, रिलीज करना है, यानी कि हीट एनर्जी को क्या करना है, रिलीज करना है। फिर से समझेंगे, सॉलिड का लिक्विड बनना मतलब एनर्जी गेन करना, और लिक्विड का सॉलिड बनना मतलब एनर्जी को रिलीज करना। तो हम लोग एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या किए, सबसे पहले हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। ठीक है, अगर आप देखिए लिक्विड का सॉलिड बनना मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो अब हम इसे सॉलिड करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना, यानी कि उसे क्या करना होगा, क्लोजली पैक्ड करना होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी इंक्रीज करना होगा। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज किए तो पार्टिकल्स क्या हुआ, धीरे धीरे क्लोजली पैक्ड हो गए। अब जैसे ही दोनों आप पास में आ जाएंगे, आप दो लोग हैं, दोनों जैसे पास आ जाएंगे तो आपके बीच क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा। उसी प्रकार ये जैसे ही पास आ गए टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद, तो ये इनके बीच जो हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो गया। और फाइनली यही सॉलिड आपका फाइनली क्या चीज में बदल जाता है, ये फाइनली यही लिक्विड क्या चीज में बदल गया, आपका सॉलिड में बदल गया। ठीक है, सॉलिड का जो ये जो लिक्विड का जो ये पार्टिकल है, इनके बीच क्या था, स्पेस प्रेजेंट था। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम था। हमें लिक्विड को क्या करना था, सॉलिड में चेंज करना था। तो सॉलिड का पार्टिकल क्या होता है, क्लोजली पैक्ड। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, यानी कि एनर्जी को हमने क्या किया, रिलीज किया। टेम्परेचर हमने यहाँ पे क्या किया, कम किया है। और हमने सॉलिड से लिक्विड में क्या किया था, मेल्टिंग में हमने हीट दिया था, यानी कि हमने क्या किया था, गेन किया था हीट एनर्जी को। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि एनर्जी यहाँ पे क्या किया जाता है, लिक्विड से सॉलिड में हमें एनर्जी को रिलीज आउट करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लिक्विड हीट एनर्जी रिलीज करके वापस सॉलिड स्टेट में आ रही है। ठीक है, लिक्विड क्या कर रही है, हीट एनर्जी को रिलीज करके। ठीक है, हीट एनर्जी 5 किलो जूल अगर उससे लगा है लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड होने में, तो अभी से लिक्विड से सॉलिड होने में भी कितना एनर्जी लगेगा, 5 किलो जूल ही। तो लिक्विड हीट एनर्जी रिलीज करके वापस सॉलिड स्टेट में आ रही है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 273 केल्विन टेम्परेचर पर ये हो रहा है। ये कौन सा टेम्परेचर पर हो रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही हो रहा है। देखिए, यही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, और यही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है। और ये बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर आपका बनता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करके आते हैं। कैसे अब समझते हैं यहाँ पर क्या सवाल आपका बनता है। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही बर्फ पानी बन जाएगी, और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही पानी बर्फ बन जाएगी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही बर्फ क्या होता है, आपका पानी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। और यही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही पानी क्या होता है, बर्फ भी बन जाता है, यानी कि जो पानी है वो आइस भी बन जाता है, यही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस की कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने देखा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कितना होता है, तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये वही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस फिगर में देखिए, यही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो रहा था, वो ओवरकम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था सॉलिड का।
तब जाकर के लिक्विड भी चेंज हो जाता। अब यहीं पर क्या हुआ, जब आपने इतना टेम्परेचर कम कर दिया यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। अब जैसे ही मिनिमम हो गई तो अब जो भी एनर्जी, मतलब आप यहाँ पे मिनिमम कैसे हो रही थी, यहाँ पर हीट एनर्जी हम लोग क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। लिक्विड से सॉलिड अब हमें जाना था, उल्टा हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर अब आपका जैसे ही कि क्लोजली ये पूरा पैक्ड हो गए, काइनेटिक एनर्जी पूरी कम हो गई, तो सारा जो पार्टिकल है वो क्या हो गया, आपस में एकदम क्लोजली पैक्ड हो गए, पास पास आ गए, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ आपका मेल्टिंग पॉइंट भी और ये फ्रीजिंग पॉइंट भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एक सवाल कि जो 0 डिग्री सेल्सियस का आपको दो चीज़, आपको मतलब कि आपको, ये बहुत अच्छा सवाल है और मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट इसे गलत करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये दिया जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ़ है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किसके पास सबसे अधिक एनर्जी होगी। ठीक है, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी की बात की जा रही है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ के पास या 0 डिग्री सेल्सियस पानी के पास किसके पास सबसे अधिक एनर्जी होगी। देखिए इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 बार देखें तभी क्लियर होगी। ठीक, तो देखिए अब इसका जवाब क्या होगा, या फिर आपसे ऐसे पूछेगा 0 डिग्री सेल्सियस जो बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड बनना 0 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड का सॉलिड बन जाना वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ सबसे ज़्यादा ठंडा होगा या 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। अब हमें एक बात बताइए, जब हम लोग सॉलिड से, ठीक है, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, एक मिनट, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे थे, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, सॉलिड से जब हम लोग लिक्विड में जा रहे थे, यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, हीट एनर्जी दे रहे थे, है ना जी, हम लोग हीट एनर्जी दे रहे थे। और जब हम लोग लिक्विड से सॉलिड में आए, ठीक है, जब हम लोग लिक्विड से सॉलिड में आए तो हम लोग हीट एनर्जी क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। हम लोग हीट एनर्जी क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। अब सिंपल से एक बात है, ये सॉलिड यानी कि ये आपका क्या है, आइस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये क्या है, लिक्विड यानी कि पानी, ये कितना में है, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड है। तो आपसे यही पूछा गया कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है और जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है, दोनों में कौन सबसे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा, मतलब किसके पास सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, या फिर किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो देखिए ये क्या कर रहा है, हीट एनर्जी गेन कर रहा है और ये हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो हमें सिंपल सा आप लॉजिक लगाइए कि कोई देता कब है, कोई ये तो दे रहा है और ये ले रहा है, कोई देगा कब, जिसके पास कुछ होगा तब तो देगा, यानी कि इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, आप गरीब है और एक आदमी आपका दोस्त अमीर है, तो पैसा कौन देगा, आपका अमीर दोस्त है, उसके पास पैसा है तब तो वो दे रहा है। आप ले रहे हैं मतलब आपके पास पैसा है ही नहीं। तो उसी प्रकार ये ले रहा है हीट एनर्जी, यानी कि इसके पास हीट एनर्जी अभी आ रही, इसके पास हीट एनर्जी ये ले रहा है, इसके पास नहीं है, यानी हीट एनर्जी इसके पास कम है, ये दे रहा है, इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है। तो हीट एनर्जी किसके पास जा रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी के पास। अब पूछा जाएगा कौन सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ या 0 डिग्री सेल्सियस पानी। तो आप कहेंगे ये हीट एनर्जी ले रहा है और इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है तब तो ये हीट दे रहा है, तो हीट इसके पास ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा ठंडा कौन होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम टेम्परेचर पर जो आइस है, सबसे हाई एनर्जी किसके पास होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पास। लेकिन सबसे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट या सबसे ज़्यादा ठंडा कौन होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ, क्योंकि ये हीट एनर्जी गेन कर रहा है, ये गरीब है, ये पैसा ले रहा है, और आइस बर्फ पानी जो है 0 डिग्री से वो अमीर है, वो दे रहा है पैसा, तो उसके पास अधिक एनर्जी है, अधिक पैसा, तब तो वो दे रहा है, अधिक हीट है, यानी कि वो कूलिंग इफेक्ट कम करेगा, उसके पास एनर्जी अधिक है। क्लियर, यही सवाल आपका पूछा जाता है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब एक और बस एक पॉइंट है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन फ्रीजिंग पॉइंट क्या। देखिए जब अब अगर आप कोई इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर देते हैं, या कॉमन सॉल्ट हो गया इम्प्यूरिटीज़ में, या फिर यूरिया को अगर ऐड कर देते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होना, मतलब कि फ्रीज होना, लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना। ठीक है, अगर लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना, यानी अगर आपने एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, ठीक है, हाँ चलिए फिर भी हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक प्योर वाटर है, ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ को समझेंगे, यहाँ पर प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर क्या है, वो फ्रीज कर जा रहा है, मतलब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब प्योर वाटर में हमने क्या किया, इस प्योर वाटर में हमने कुछ
कॉमन सॉल्ट NaCl यानी कि कुछ इम्प्यूरिटी मिला दिया, तो अब जो जो ये प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जा रहा था, यानी कि सॉलिड में चेंज हो जा रहा था, अब इसके लिए और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब -1 डिग्री सेल्सियस या फिर -2 डिग्री सेल्सियस या -3 डिग्री सेल्सियस, कुछ टेम्परेचर पहले से हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना है। क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जाता है कि जब अगर हम इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है या फिर कहेंगे डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेशर का, प्रेशर सिंपल सा आपको याद रखना है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या बताया, डिक्रीज हो जाता है, उसी प्रकार फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है प्रेशर इंक्रीज करने पर। कल हमने देखना है क्या, कल हमें 4th क्लास में आपका सब्लिमेशन प्रोसेस भी देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देखेंगे। ये चैप्टर आपका फाइनली पूरा का पूरा अच्छी तरह से एक क्लास में आपका और कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक क्लास या फिर 2 क्लास, और फिर अगले क्लास में फिर हम इसके पूरे क्वेश्चन PYQ करेंगे और NCERT के जितने भी क्वेश्चन है सारा कंसेप्चुअली, जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन कंसेप्ट, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया और इसके बाद वाला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर केमिस्ट्री से कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन सही करने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे फॉर्मूला वगैरह क्वेश्चन, तो वैसे ही आप लोग बना कर खाएंगे। ठीक है, आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई। ठीक है, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।